हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपका ये फर्स्ट वीडियो है तो अच्छा होगा कि आप सबसे पहले जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, आप वो अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जो वीडियो है इसमें हम मोस्टली पढ़ने जा रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में, क्या होता है वो, और फिर उसके बाद सेल सेल इंटरेक्शन या फिर हम सेल जंक्शंस भी बोल सकते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइटोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स जो होंगे वो हम इस वीडियो में हम लोग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि एक्सटीरियर, सेल के एक्सटीरियर में। और मैट्रिक्स का मतलब होता है जेल लाइक सब्सटेंस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या हुआ? जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट आउटसाइड द एनिमल सेल, प्रेजेंट आउटसाइड द एनिमल सेल, इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस कौन करता है या फिर कौन सिक्रीट करता है? वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल, प्रोड्यूस्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट हमें मतलब कि सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमें कहाँ देखने को मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू में, मोस्ट अबंडेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं इसके हम कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मोस्टली जो कंपोनेंट्स होते हैं वही इंपॉर्टेंट होता है इसके। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन को हम लोग फाइब्रस प्रोटीन भी बोलते हैं। सेकेंड होता है हमारा मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड, मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स। और तीसरा होता है हम लोग का एडेशन प्रोटीन। ठीक है, तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि आउटसाइड द एनिमल सेल के प्रेजेंट होता है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है फिर सिक्रीट करता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होता है वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है। और मोस्ट अबंडेंट हमें ये देखने को मिलता है कनेक्टिव टिश्यू में। और इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड, और होता है हम लोगों का एडेशन जंक्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग अभी पढ़ेंगे। एडेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन मतलब कि स्ट्रक्चर से कुछ रिलेटेड है। तो मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो हमें देखने को मिलता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं दैट इज कोलाजन। ठीक है, कोलाजन आपने सुना होगा पहले नाम। कोलाजन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन देखने को मिलता है एनिमल सेल में। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका होता है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने हेलिकल स्ट्रक्चर आपने सुना होगा कि डीएनए का होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि ये जो मैंने बनाया है दैट इज, ये है डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। लेकिन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये। ठीक है, कि मतलब कि मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये कौन से अमीनो एसिड या फिर किस कौन से पेप्टाइड्स के ये बने हुए होते हैं? ये बने होते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन के रिपीट से बना होता है ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। ठीक है, हम लोग को पता होना चाहिए कि एक्स जो होता है वो सिंबलाइज करता है प्रोलीन का, और वाई जो होता है उसका मतलब होता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, तो ये इन तीनों का रिपीट्स का बनता है हम लोग का 3 पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि कॉइल होकर बनाता है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन का क्या काम होता है कि वो क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। जैसे कि ये टर्न्स लेते हैं, मतलब कि कॉइलिंग जब हो रहा है तो ये किसका होता है ना, ग्लाइसिन का काम होता है कि वो कॉइलिंग करता है, टर्न्स करता है। लेकिन प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन का क्या काम होता है कि वो जितने भी ये टर्न्स होते हैं इनको ये क्या करता है? स्टेबलाइज करके रखते हैं। ठीक है, ये है इन तीनों का फंक्शन। अब और एक चीज हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन में पढ़ते हैं कि जो इलास्टिक सेल होता है, ठीक है, उसका कौन सा मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमें देखने को मिलता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ इलास्टिक सेल। ठीक है, ये इसमें हम लोग को देखने को मिलता है इलास्टिक फाइबर्स।
ठीक है, इलास्टिक सेल जो होता है उसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो सेल्स जो कि स्ट्रेच कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, इलास्टिक की तरह होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेच भी कर सकते हैं फिर उसके बाद रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक फाइबर्स में इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो इलास्टिन प्रोटीन क्या करता है कि इलास्टिक फाइबर्स बनाता है जिसके थ्रू इलास्टिक सेल जो है वो स्ट्रेच हो सकता है और फिर अपने आप को रिलैक्स कर सकता है। ठीक है, ये था स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड। मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड आपको पहले से भी पता होगा कि पॉलीमर्स ऑफ शुगर। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि बहुत सारे शुगर्स, दो से ज्यादा अगर शुगर्स अगर साथ में ज्वाइन हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं, कंबाइन हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। तो मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड क्या होता है कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ डाइसेकेराइड शुगर। इट इज अ पॉलीमर ऑफ डाइसेकेराइड शुगर। ठीक है, डाइसेकेराइड का मतलब होता है टू, डाई का मतलब होता है टू, तो डाइसेकेराइड शुगर मतलब कि मेड अप ऑफ टू शुगर, मेड अप ऑफ टू शुगर। आपको पता होगा कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, इन सब का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू, ट्राई का मतलब थ्री, टेट्रा का मतलब फोर। तो डाइसेकेराइड मतलब कि टू शुगर्स का जो, टू शुगर मॉलिक्यूल्स का जो शुगर बना है उसको हम बोलते हैं डाइसेकेराइड शुगर। तो अब ये जो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, इस ये कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, बहुत सारे शुगर्स जो होते हैं ऐसे कंबाइन कर करके एक ऐसी चेन बनाते हैं लंबी सी, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड। तो अब ये जो चेन होती है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट शुगर जो ज्वाइन होता है उसको हम बोलते हैं अमीनो शुगर। इसको हम बोलते हैं अमीनो शुगर। तो अब ये जो अमीनो शुगर होता है वो दो हो सकता है। एक होता है एन एसिटल ग्लूकोसामाइन, या फिर और ये हो सकता है एन एसिटल गैलेक्टोसामाइन, एन एसिटल गैलेक्टोसामाइन। ठीक है, ये अमीनो शुगर दो हो सकते हैं, या तो एन एसिटल ग्लूकोसामाइन या फिर एन एसिटल गैलेक्टोसामाइन। ठीक है, और जो हम लोग का सेकेंड शुगर होता है, ठीक है, सेकेंड शुगर जो होता है वो होता है एसिडिक शुगर। वो क्या होता है? एसिडिक शुगर, मतलब कि एसिड वाला शुगर प्रेजेंट होगा। तो उसके नाम कैसे होंगे? पहला या तो हो सकता है कि ग्लूकोनिक एसिड, या तो ग्लूकोनिक एसिड हो सकता है या फिर आयोडोरोनिक एसिड। ठीक है, ये दोनों हम लोग को एसिडिक शुगर दो हमें देखने को मिल सकते हैं, या तो ग्लूकोनोरिक एसिड या फिर आयोडोनोरिक एसिड हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, ये था मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड का कैसे स्ट्रक्चर उसका फॉर्म होता है। तो जब अगर हम मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड को, ठीक है, मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड को अगर हम ज्वाइन करते हैं प्रोटीन के साथ, ठीक है, मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन के साथ वो जब कंबाइन करता है तो वो बनाता है प्रोटोग्लाइकन, प्रोटोग्लाइकन। ठीक है, तो ये जो प्रोटोग्लाइकन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटोग्लाइकन जो होता है, जैसे कि वो मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोग्लाइकन जो हमें देखने को मिलता है दैट इज एग्रीकॉन। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, मोस्ट अबंडेंट जो हमें देखने को मिलता है दैट इज एग्रीकॉन। तो मेन इसका काम ये होता है एग्रीकॉन का कि ये जब मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड को प्रोटीन, मतलब जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन या फिर एडेशन प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है तब जाकर बनता है प्रोटोग्लाइकन। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटोग्लाइकन हमें जो देखने को मिलता है दैट इज एग्रीकॉन। ठीक है, मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड का काम ये होता है कि या तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ ज्वाइन करेगा या फिर ये एडेशन प्रोटीन के साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है, और ज्वाइन करके बनाता है प्रोटोग्लाइकन। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटोग्लाइकन जो हमें देखने को मिलता है दैट इज एग्रीकॉन। तो ये था मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड के बारे में। फिर उसके बाद जो हम लोग का थर्ड ईसीएम कंपोनेंट होता है दैट इज एधेशन प्रोटीन। एधेशन प्रोटीन क्या करेगा? एधेशन से आपको मतलब पता होगा एधेशन का, कि कनेक्ट, ठीक है, कि कोई किसी सरफेस के ऊपर कनेक्ट करा रहा है, ठीक है, या फिर कोई दो सेल को कनेक्ट करा रहा है, उसको हम बोलते हैं एधेशन प्रोटीन। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो वो कैसा होगा? जॉइन, या फिर हम लोग कनेक्ट भी बोल सकते हैं। जॉइन ईसीएम कंपोनेंट, ECM components to one another
to one another and also ECM component to cell। ठीक है, या तो दो दो से ज्यादा ECM कंपोनेंट्स को ये ज्वाइन कराएगा या फिर ये ECM कंपोनेंट्स को ज्वाइन कराएगा सेल के साथ। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट अगर हम लोग देखेंगे कि एडेशन प्रोटीन कौन सा होता है, सो दैट इज हम लोग का होता है फिब्रोनेक्टिन। ठीक है, फिब्रोनेक्टिन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट एडेशन प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। तो अब फिब्रोनेक्टिन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिब्रोनेक्टिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है होमोडाइमर। होमोडाइमर, डाइमर का मतलब होता है कि टू पार्ट्स। ठीक है, अब दो पार्ट्स जो है वो सिमिलर है, आइडेंटिकली अगर सेम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोडाइमर। ठीक है, तो मतलब कि टू पार्ट्स मतलब कि टू पॉलीपेप्टाइड चेन का ये बना होता है, उसको इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइमर। और वो जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वो सिमिलर है, आइडेंटिकली सेम है, तो उसको हम बोलते हैं होमोडाइमर। ठीक है, होमोडाइमर एक होता है और एक हेटेरोडाइमर भी होता है। हेटेरोडाइमर का मतलब होता है दे आर नॉट आइडेंटिकली सेम। ठीक है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है दे आर नॉट आइडेंटिकली सेम, so we call them heterodimer. Homodimer means that two polypeptide chain which are similar to each other are called as homodimer. ठीक है, ये था मोस्ट अबंडेंट एथेशन प्रोटीन। अब अगर हम लोग बात करें मोस्ट अबंडेंट एथेशन प्रोटीन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब कि एपिथेलियल सेल जैसे कि अगर हम लेते हैं। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट का मतलब क्या होता है, नीचे के सबसे लोअर। तो वो लेयर जो कि एपिथेलियल सेल्स के नीचे होती है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो उसमें अगर मोस्ट अबंडेंट अगर हमें एडेशन प्रोटीन देखना होता है सो दैट इज लैमिनिन। लैमिनिन। ठीक है, ये किसका बना होता है, इसके ये थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सा होता है, एक होता है अल्फा, बीटा और एक होता है गामा। ठीक है, ये था लैमिनिन का स्ट्रक्चर कि थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो ये था हम लोग का एडहेशन प्रोटीन के बारे में। तो हमने ये तीनों हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, ईसीएम कंपोनेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेनली हम लोग एक्सट्रासेलुलर मैट्रिक्स में इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे सेल सेल इंटरैक्शन, या फिर हम इसको सेल जंक्शंस भी बोलते हैं। सेल सेल इंटरैक्शंस का मतलब होता है कि दो सेल के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, या फिर दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोई आयंस का या फिर मॉलिक्यूल्स का, तो उसको हम बोलते हैं सेल सेल इंटरैक्शन, और वी कॉल इट एज सेल सेल जंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, इट इज अ मीन्स ऑफ communication. It is the means of communication of cells by which cells signal each other, by which cells signal each other, या फिर वहां पर हो सकता है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स across each other and coordinate functions from each other। ठीक है, तो सेल सेल इंटरैक्शन या फिर सेल जंक्शंस का मतलब यही होता है कि दो सेल के बीच में, अगर उन दोनों दो सेल के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर सिग्नल्स पास हो रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल में अगर सिग्नल्स पास हो रहे हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, या फिर फंक्शंस के रिलेटेड अगर कोई भी कम्युनिकेशन वगैरह होता है तो उसको हम बोलते हैं सेल सेल इंटरैक्शन, या फिर हम बोलते हैं सेल जंक्शंस। ठीक है, अब ये जो सेल जंक्शंस जो मैं बात कर रही हूँ तो उसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेल जंक्शंस के बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो उसके तीन टाइप होते हैं। एक होता है एडहेशन जंक्शन, दूसरा होता है गैप जंक्शन, और एक होता है टाइट जंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एडहेशन जंक्शन क्या होता है। एडहेशन जंक्शन
ठीक है। एधेशन जंक्शन क्या करता है कि इसका मेन जो पॉइंट हमें याद रखना है कि इट ब्रिंग्स टू सेल्स इन क्लोज कांटेक्ट। ठीक है, ये दो सेल को पास ले आएगा, एक क्लोज कांटेक्ट में ले आएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एधेशन जंक्शन। तो एधेशन जंक्शन जो होता है वो कराता कौन है, मतलब कि कुछ तो कोई तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना जो एधेशन जंक्शन फॉर्म करते होंगे। तो मॉलिक्यूल्स का नाम है कैम। कैम मॉलिक्यूल्स ये क्या करते हैं कि ये एधेशन जंक्शन बनाते हैं। कैम का फुल फॉर्म होता है सेल एधेशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनाते हैं एधेशन जंक्शन को। अब कैम मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक होता है सिलेक्टिन, दूसरा होता है इंटीग्रिन, तीसरा होता है आईजी, आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबिन, और चौथा होता है हमारा कैथेरिन। ठीक है। अब एधेशन जंक्शन हमने पढ़ लिया कि एधेशन जंक्शन क्या होता है कि दो सेल को वो पास में ले आएगा, उनके क्लोज कांटेक्ट में ले आएगा। एधेशन जंक्शन बनता कैसे है? कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेल एधेशन मॉलिक्यूल्स, वो फॉर्म करते हैं एधेशन जंक्शन। ठीक है, अब सेल एधेशन मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होता है? एक होता है सिलेक्टिन, इंटीग्रिन, आईजी, कैथेरिन। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स में जो काम करता है वो आईजी इसमें काम करता है। ठीक है, अब एधेशन जंक्शन जो होता है वो भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है ट्रांजिएंट एधेशन जंक्शन और एक होता है स्टेबल एधेशन जंक्शन। ठीक है, अब जो ट्रांजिएंट एधेशन जंक्शन होता है, ट्रांजिएंट एधेशन जंक्शन, ये कौन कराता है? इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है सिलेक्टिन, इंटीग्रिन और आईजी की। ठीक है, ये हेल्प करता है ट्रांजिएंट एधेशन जंक्शन बनाने में। अब ट्रांजिएंट एडिशन जंक्शन काम कैसे करता है? ठीक है, मेन जो हम लोग का सिलेक्टिन हम लोग का मोस्टली यूज्ड होता है एडिशन जंक्शन, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है। ठीक है, अब टिश्यू वो डैमेज हो गया है, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर एंटीजेंस वगैरह आएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमें ल्यूकोसाइट्स का जरूरत पड़ेगा, वो टिश्यू में डैमेज क्योंकि हो गया है, इम्यून रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है हम लोग का ब्लड वेसल। ठीक है, ये है हम लोग का ब्लड वेसल, और ये जो है ये है हम लोग का एंडोथीलियम सेल। ये हम लोग का एंडोथीलियम सेल। तो यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट है हम लोग के ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक टिश्यू है उसका हो गया है डैमेज। ठीक है, तो हम लोग को क्या कराना है? ल्यूकोसाइट्स को एंडोथेलियम सेल्स तक हमें लेकर आना है। ठीक है, तो वो कैसे किया जाता है? सिलेक्टिन के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होता है, सिलेक्टिन के तीन फॉर्म्स को यूज किया जाता है। ठीक है, सिलेक्टिन के तीन फॉर्म्स को यूज किया जाता है। एक होता है पी सिलेक्टिन, दूसरा होता है ई सिलेक्टिन, और तीसरा होता है एल सिलेक्टिन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले एल सिलेक्टिन जो है वो एंडोथेलियम सेल्स में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उनके करेगा। एल सिलेक्टिन क्या करेगा? इंटरैक्ट विद कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है एंडोथेलियम सेल में उनके साथ इंटरैक्ट करेगा। फिर क्या होगा कि ई सिलेक्टिन जो होगा वो इंटरैक्ट करेगा ल्यूकोसाइट के सेल के कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ई सिलेक्टिन क्या करेगा? इंटरैक्ट विद ल्यूकोसाइट सेल, ल्यूकोसाइट सेल। फिर उसके बाद आईजी जो प्रोटीन है, बल्कि आईजी जो हम लोग का इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो एंडोथेलियम सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, वो इंटीग्रिन के साथ इंटरैक्ट करेगा ल्यूकोसाइट में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एंडोथेलियम सेल जो होगा वो एंट्री अलाउ कर देगा ल्यूकोसाइट की। ठीक है, वैसे करके क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स में एंडोथेलियम सेल में एंट्री हो जाएगी ल्यूकोसाइट्स की। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा कि वो ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएंगे हम लोग के ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये था पूरा प्रोसेस ट्रांजिएंट एडिशन जंक्शन का। कैसे होता है कि जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स आया। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स कहाँ आएगा? इम्यूनोग्लोबुलिन के पास आएगा ना। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो एंडोथेलियम सेल में प्रेजेंट होता है।
तो सबसे पहले क्या होगा कि एल सिलेक्टिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, जो एंडोथेलियम सेल में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके साथ इंटरैक्ट करेगा। फिर ई सिलेक्टिन जो होगा वो इंटरैक्ट करेगा ल्यूकोसाइट के सेल में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके साथ। फिर जाके जब आईजी जो है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, वो जो एंडोथेलियम सेल में प्रेजेंट है, वो इंटीग्रिन के साथ, ठीक है, इंटरैक्ट करके क्या करेगा कि एंडोथेलियम सेल में ल्यूकोसाइट्स की एंट्री करा देगा। ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स जो होंगे वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये था कि कैसे ट्रांजिएंट एथेशन जंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, ये था ट्रांजिएंट एथेशन जंक्शन के बारे में। फिर और एक टाइप का एथेशन जंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेबल एथेशन जंक्शन। स्टेबल एथेशन जंक्शन, इसमें क्या होता है कि इसमें दो जंक्शंस का हम लोग यूज करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एथेरेंट जंक्शन, एथेरेंट जंक्शन, और एक होता है डेस्मोसोम। ठीक है, डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बने होते हैं, और एथेरेंट जंक्शन जो होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स के बने होते हैं। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट्स, ये सब क्या होता है हम इसी वीडियो में अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो स्टेबल एडेशन जंक्शन काम कैसे करता है पहले हम लोग वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये है एक साइटोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रोटीन के साथ बाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर मैंने ये जो प्रोटीन बनाया है इसका नाम है कैथरीन। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि स्टेबल एडिशन जंक्शन में कौन काम आता है, कैथरीन काम आता है। ठीक है, और सिलेक्टिन, इंटीग्रिन और आईजी जो है वो काम आते हैं ट्रांजिएंट एडिशन जंक्शन में। ठीक है, तो स्टेबल एडिशन जंक्शन में कौन कौन सा हम लोग को मॉलिक्यूल काम आता है, दैट इज कैथरीन। तो कैथरीन क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल ये साइटोस्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये एक साइटोस्केलेटल सिस्टम है। और ये एक सेल है, सेल वन, और ये है सेल टू। कैथरीन क्या कराएगा कि इन दोनों के बीच में नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस करेगा, नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस की वजह से क्या होगा कि दो सेल जो होंगे वो क्लोज कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, ये था स्टेबल एडेशन जंक्शन। तो इसमें हम लोग का खत्म हो गया एथेशन जंक्शन के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने जाते हैं, और एक जो सेल जंक्शन हमें देखने को मिलता है दैट इज टाइट जंक्शन। फर्स्ट हम लोग का एधेशन जंक्शन था, उसके दो टाइप्स हमने पढ़ लिए, ट्रांजिएंट एधेशन जंक्शन और स्टेबल एधेशन जंक्शन। सेकंड जो होता है उसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शंस। ठीक है, टाइट जंक्शंस, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि ये सील करता है, सील द टू सेल्स टुगेदर। ठीक है, दो सेल को साथ में सील करा देगा। और यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। और एक बात, इसको हम लोग ऑक्लूडिंग जंक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्लूडिंग जंक्शन। ठीक है, ये था टाइट जंक्शन। फिर उसके बाद हम लोग का थर्ड सेल जंक्शन जो है वो दैट इज गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता है कि वो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को, दो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उनको कनेक्ट करेगा वो, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल। जैसे कि यहाँ पर ये है सेल वन, ठीक है, ये है यहाँ पर सेल टू, इनके बीच में क्या करेगा ये कि ऐसे गैप जंक्शंस फॉर्म कर देगा। ठीक है, गैप जंक्शंस फॉर्म करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ऐसे मॉलिक्यूल्स जाएंगे एक सेल से दूसरे सेल में, यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा। कि ये कैसे होता है, गैप जंक्शंस की वजह से होता है। और ये क्या करता है कि अलाउस फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराना होगा वो हो जाएगा, फ्रीली हो जाएगा, एक सेल से दूसरे और दूसरे से पहले वाले में। ठीक है। और एक बात जो है कि गैप जंक्शन का प्रोटीन कौन से प्रोटीन से गैप जंक्शन बनता है। ठीक है, तो ये बनता है कनेक्सिन से। ठीक है, कनेक्सिन जो है वो सिलेंड्रिकल शेप बनाता है। ठीक है, और वो फिर फॉर्म करता है कनेक्सिन। ठीक है, जो कि प्रोटीन है, जो कि फॉर्म करता है गैप जंक्शन। ठीक है, तो ये था हम लोग का सेल जंक्शंस के बारे में। यहाँ पर हम लोग का सेल सेल इंटरेक्शन जो है, ठीक है, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे कि सेल साइटोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। साइटोस्केलेटल सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बेसिकली तीन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, और जो कि है नाम एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है, फंक्शंस एंड इनिबिटर्स का बारे में पढ़ना होता है हमें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोस्केलेटल सिस्टम होता क्या है। साइटोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड group of protein filaments, well organized group of protein filaments in the cell। ठीक है, कि प्रोटीन के जो फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन्स जो कि हमने जैसे पढ़ा था, जंक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो वो बनते कैसे हैं, प्रोटीन्स ही बनाते हैं उनको। तो वो प्रोटीन फिलामेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वो जो उनका पूरा ग्रुप है, वेल ऑर्गेनाइज ग्रुप जो है प्रोटीन फिलामेंट्स का, उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसका एक डायनामिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जितने भी प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो अपने आप को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल को जिसकी भी जरूरत होती है उस टाइम पे वो प्रोटीन हाजिर हो जाता है। ठीक है, अब इसके कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स तीन टाइप के होते हैं इसके। एक होता है एक्टिन फिलामेंट, दूसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल, और तीसरा होता है इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, ये तीन प्रोटीन्स होते हैं साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेन जो होता है हम लोग को इसके बारे में पढ़ना होता है, इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा बना है, और तीसरी चीज होती है इनहिबिटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में। एक्टिन फिलामेंट्स जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हमें देखने को मिलता है साइटोस्केलेटल सिस्टम में। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे। मोस्ट अबंडेंट बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है कि ये थिन है और फ्लेक्सिबल है, थिन एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, और ये किसका बना होता है, जी एक्टिन का बना होता है, मेड अप ऑफ जी एक्टिन। और जी एक्टिन का जो एक सेल होता है उसका डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली 7 नैनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसका जी एक्टिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ऐसा होता है। ठीक है, ये जो जी एक्टिन होता है ये कैसा बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एक्टिन फिलामेंट का। एक्टिन फिलामेंट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे जी एक्टिन्स जो होते हैं वो ऐसे एक फिलामेंट बनाते हैं, और वो फिलामेंट फिर बनता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, एक्टिन फिलामेंट किसमें काम आता है, और अगर मैंने बोला है कि इट इज मोस्ट अबंडेंट साइटोस्केलेटल सिस्टम प्रोटीन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे हमें देखने को मिलता है, तो सबसे पहला इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, सेल सपोर्ट, सेल शेप, और एक है सेल मूवमेंट। ये तीन मेजर फंक्शंस हैं एक्टिन फिलामेंट्स के। ठीक है, और कैसे कराता है ये, सबसे पहले ये कराता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या कराता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, बल्कि सेल मूवमेंट हमने जब बोला है, ठीक है, तो इसमें ये क्या कराता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और एक है हेमोबॉइड मूवमेंट।
एमोबॉइड मूवमेंट मतलब वही कि सेल का मूवमेंट कराता है। ठीक है, तो ये था मेजर फंक्शंस ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिन साइटोस्केलेटल सिस्टम में हमें जो भी ये तीन प्रोटीन्स हैं इनके फंक्शंस एंड इनहिबिटर्स हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फंक्शंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब क्या होता है कि जो रोकते हैं। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट का जो काम है उस उनको करने से रोकेंगे। ठीक है, तो कौन रोकता है? फर्स्ट होता है साइटोछलासिन। साइटोछलासिन ये जो इनहिबिटर है ये क्या करेगा? इनहिबिट पॉलीमराइजेशन, इनहिबिट पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स को बनने ही नहीं देगा, साइटोछलासिन। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट इनहिबिटर है। और एक इनहिबिटर है इसका फैलियोडिन। फैलियोडिन भी क्या करेगा कि वो डीपॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है, कि मतलब कि इसका जो टूटना, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स का टूटना वो उसका इनहिबिट कर देगा। ठीक है, इनहिबिट डीपॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन। ठीक है, तो ये था एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में कि मोस्ट अबंडेंट साइटोस्केलेटल सिस्टम का प्रोटीन है ये। थिन और फ्लेक्सिबल होता है, मेड अप ऑफ जी एक्टिन है। और फिर उसके बाद इसके फंक्शंस हैं, सेल सपोर्ट, सेल शेप और सेल मूवमेंट पे हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कराता है, एमोबॉइड मूवमेंट कराता है। तो फंक्शंस के बाद हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं इनहिबिटर्स के बारे में, जो कि है ड्रग्स। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स हैं, साइटोचलासिन एंड फैलियोडिन ड्रग्स हैं। साइटोचलासिन क्या करेगा? इनहिबिट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एंड फैलियोडिन कराएगा इनहिबिट डीपॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, फिर सेकेंड प्रोटीन जो है हमारा दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये किसका बना होता है? मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि हम लोग का एक्टिन फिलामेंट जी एक्टिन प्रोटीन का बना था, माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है दैट इज अप्रोक्स 25 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसे शेप का ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका ये जो डायमीटर होगा दैट इज 25 नैनोमीटर। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है? एक तो ये कराएगा ऑर्गेनल पोजीशनिंग। दूसरा है कि वेसाइकल मूवमेंट। ये जितने भी इसके फंक्शंस मैं लिख रही हूँ वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वेसाइकल मूवमेंट के बाद ये और क्या कराता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का आता है सीलिया एंड फ्लैजुला मूवमेंट। ये यहाँ पर मैं स्टार मार्क दे दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराता है? सीलिया या फिर फ्लैजुला का मूवमेंट। ठीक है, ये है इसके मेजर फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इसके इनहिबिटर्स कौन है? ठीक है, हमने जैसे कि पहले वाले का भी इनहिबिटर देखा है, तो इसके इनहिबिटर के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर तीन नाम आते हैं। ठीक है, पहला है कॉल्शिशिन एंड कॉल्शिमिड। कॉल्शिकिन एंड कॉल्सिमिड। कॉल्शिमिड क्या और कॉल्शिशिन क्या कराता है? इनहिबिट्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये जो साइन है ये होता है इनहिबिटर का साइन। ठीक है, हम एरो जो होता है वो हम लोग देते हैं जब मतलब कि इनहिबिटर के अलावा, मतलब कि उसका जो फंक्शन होता है उसमें हम एरो साइन देते हैं। इनहिबिटर में हम लोग ये ऐसे वाला साइन देते हैं, ऐसे वाला। ठीक है, और एक हम लोग पढ़ते हैं विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन।
विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टीन। ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं डीपॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। डीपॉलीमराइजेशन। ठीक है। और फिर और एक आता है हम लोग का टैक्सोल। टैक्सोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनहिबिटर है, इसका बहुत क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल, इनहिबिट्स स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। इनहिबिट्स स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली ये जो कॉल्सिशिन, कॉल्सिमेड, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, टेक्सोल जो है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, केमोथेरेपी में यूज किया जाता है। कैंसर की जो केमोथेरेपी होती है उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर हमें देखने को मिलता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो अगर हम लोग हमने मोस्ट बल्कि हमने इसका फंक्शन देखा है कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है माइक्रोट्यूब्यूल। तो अगर हम लोग ये ड्रग्स या फिर इनहिबिटर्स का यूज करेंगे तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, पॉलीमराइज मतलब कि पॉलीमराइजेशन भी हम लोग रोक सकते हैं उसका। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इनहिबिटर्स हैं ये हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, कैंसर कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। ठीक है, ये था हम लोग का सेकेंड ये साइटोस्केलेटल सिस्टम। थर्ड में आता है हम लोग का इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में हमें बस यही देखना होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर। और इसका मेन फंक्शन जो होता है दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल। ठीक है, ये इसका है मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, और ये कौन से प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लियर लैमिन का बना होता है, मेड अप ऑफ न्यूक्लियर लैमिन। ठीक है, तो हमने तीन साइटोस्केलेटल सिस्टम की प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट साइटोस्केलेटल प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में मोस्टली हमें हमें फंक्शंस एंड इनहिबिटर्स पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ये खत्म हुआ साइटोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो मोस्टली हमने इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि जेल लाइक सब्सटेंस जो कि आउटसाइड द एनिमल सेल के प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, उनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया। फिर उसके बाद सेल जंक्शंस। ठीक है, कि सेल को कैसे मतलब कि कनेक्ट कराते हैं, दो सेल को कैसे कनेक्ट कराते हैं ताकि उनके बीच में ट्रांसपोर्ट हो सके या फिर सिग्नल्स ट्रांसफर हो सके, वो सब के बारे में हम लोग सेल जंक्शंस में हमने पढ़ा। फिर साइटोस्केलेटल सिस्टम, मतलब कि जो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं जो कि ये सब जंक्शंस वगैरह फॉर्म करते हैं या फिर और भी जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल के, ठीक है, वो कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया। एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूबुलर, इंटरमीडिएट फिलामेंट, उनके इनहिबिटर्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी सेल बायोलॉजी की, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल सिग्नलिंग। वो लास्ट वीडियो होगा, लास्ट लेक्चर होगा सेल बायोलॉजी का। ठीक है, तो अगर आप को कोई भी कुछ डाउट्स वगैरह रहे होंगे सो प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज डू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।